तारीख थी 7 जून 1962। 5 साइंसदान बलूचिस्तान के सनमियानी बीच पर रहबर 1 को उड़ाने की तैयारी करते हैं। ये पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को की तरफ से उड़ाए जाने वाला सबसे पहला रॉकेट था और फिर तकरीबन शाम के 7:53 पर इसे स्पेस के लिए रवाना किया जाता है और 150 किलोमीटर स्पेस की तरफ सक्सेसफुली ट्रैवल करने के बाद पाकिस्तान स्पेस में कदम रखने वाला दुनिया का 10वां और साउथ एशिया का पहला मुल्क बन जाता है। इस अचीवमेंट के बाद पाकिस्तान मुड़कर नहीं देखता और 1962 से लेकर 1971 तक तकरीबन 200 से 250 रॉकेट्स स्पेस में भेजे जाते हैं, जिनमें से 24 रॉकेट्स तो सिर्फ रहबर सीरीज के होते हैं। लेकिन इस कदर तेजी से कामयाबी हासिल करने के बावजूद पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को आज दुनिया की टॉप 50 स्पेस एजेंसीज में भी हमें नजर नहीं आती, जबकि दूसरी तरफ इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को के तकरीबन 7 साल बाद कायम हुई आज दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में मानी जाती है। और अभी हाल ही के चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद इंडिया चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। मगर बात इधर भी खत्म नहीं होती। अब इंडिया 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है और अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो इंडिया सूरज को इस कदर करीब से स्टडी करने वाला दुनिया का सबसे पहला मुल्क बन जाएगा। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को इस कदर तेजी से कामयाबी हासिल करने के बावजूद इस स्पेस रेस में इतना पीछे रह गई कि आज पाकिस्तान के पास अपना जाती रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम तक मौजूद नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ इसरो, जो कि इसके क़याम के तकरीबन 7 साल बाद कायम हुई, आज अपने मिशन चांद, सूरज और मार्स पर भेज रही है। चलिए इस स्पेस रेस की कहानी जानते हैं आज की इस वीडियो में। Before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. बड़ा रात दिन काम करने के बाद 7 जून 1962 को पहला पाकिस्तान का साइंटिफिक रॉकेट लॉन्च हुआ। पाकिस्तान के जो स्पेस प्रोग्राम है 1961 में शुरू किया गया, फिर 64 में इसको स्पेस एंड अपर रिसर्च कमीशन के नाम से इसको बनाया गया। For India in the space race and a big coup for the country's space program, making history, becoming the very first nation to successfully land a rover on the south pole of the moon. ये जो स्पेस में जाने की एक दौड़ सी लगी पड़ी है, इसकी शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया की 2 सुपर पावर्स सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया के नक्शे पर उभर कर आती हैं। इन दोनों के बीच पॉलिटिकल टेंशन होने की वजह से एक सर्द जंग का आगाज हो जाता है, जिसे कोल्ड वॉर भी कहते हैं। और ये कोल्ड वॉर इनके दरमियान एक लंबे अरसे तक जारी रहती है। दरअसल इसे कोल्ड वॉर कहा इसलिए जाता है कि इसका मकसद आमने सामने होकर एक दूसरे से जंग करना बिल्कुल भी नहीं था। असल में इसका मकसद अपनी पावर और दुनिया में अपना सिक्का मनवाना था। दरअसल ये दोनों सुपर पावर्स आपस में जंग करने से डरती थी, क्योंकि ये दोनों ममालिक न्यूक्लियर वेपन की तबाही देख चुके थे और उनको पता था कि अगर ये आपस में जंग करेंगे तो लाखों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। और फिर इसी कोल्ड वॉर के चलते 4 अक्टूबर 1957 में स्पेस रेस का आगाज होता है, जब सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक को स्पेस में लॉन्च करके पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। अमेरिका के 34th प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर सोवियत यूनियन की इस कामयाबी को देखते हुए 29 जुलाई 1958 को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद रखते हैं, जिसे आज हम नासा के नाम से भी जानते हैं। मगर इसके बाद अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगता है, जब 16 अप्रैल 1961 को सोवियत यूनियन पहले इंसान यूरी गगारिन को स्पेस में भेजकर दुनिया में अपना सिक्का मनवा लेता है। और फिर इसी वजह से अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी 25 मई 1961 को नासा को चैलेंज कर देते हैं कि वो इस दिहाई के खत्म होने से पहले ये चाहते हैं कि इंसान को चांद पर लैंड करवाया जाए और फिर उसे सेफली दुनिया पर भी वापस लाया जाए। इसके बाद फिर इंसान को चांद पर भेजने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और इसी वजह से नासा अपना अपोलो प्रोग्राम शुरू करता है। नासा को पता लगता है कि इंडियन ओशन के अपर एटमॉस्फेयर की स्टडीज उनके इस अपोलो प्रोग्राम में उनकी बहुत मदद कर सकती हैं और फिर इसी वजह से पाकिस्तान को पहली मर्तबा स्पेस में जाने का मौका मिलता है। दरअसल उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनरल अयूब खान 1961 में अमेरिका के दौरे पर होते हैं। नासा उनसे मुतालबा करता है कि वो पाकिस्तान को रॉकेट टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड करेंगे और इसके बदले में पाकिस्तान को इंडियन ओशन के अपर एटमॉस्फेयर से मिला हुआ सारा डाटा नासा को देना होगा।
जिस पर जनरल अयूब खान हामी भर लेते हैं। और फिर इसी वजह से 16 सितंबर 1961 में स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन या फिर स्पार्को का कयाम होता है। स्पार्को को पाकिस्तान के नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम 4 मजीद साइंसदानों की मदद से कायम करते हैं। आपको इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। और फिर स्पार्को के कयाम के बाद ये 5 साइंटिस्ट नासा की ट्रेनिंग में आ जाते हैं और ये 5 साइंटिस्ट थे डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो कि स्पार्को के पहले चेयरमैन भी बनते हैं। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा, पाकिस्तान एयरफोर्स से अहमद जमील फारूकी, महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह और सिकंदर जमा, जो कि बाद में स्पार्को के चेयरमैन भी बनते हैं। इन 5 को नासा की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद नासा इन्हें इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है और बलोचिस्तान के इलाके सोनमियानी में रॉकेट रेंज भी बनाई जाती है। और फिर स्पार्को के क़याम के सिर्फ 9 महीने बाद ही पाकिस्तान अपना पहला रॉकेट स्पेस में भेजता है, जिसे रहबर 1 का नाम दिया जाता है। और इसी के साथ पाकिस्तान स्पेस में कदम रखने वाला साउथ एशिया का पहला मुल्क बन जाता है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक ही ऐसे थे जिनके पास अपना लॉन्चिंग सिस्टम मौजूद था। उनमें से 2 तो सिर्फ सुपर पावर्स यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका थी, और जबकि तीसरा मुल्क पाकिस्तान था। और इसी तरह पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को 1972 तक डॉक्टर अब्दुल सलाम के लीडरशिप में आगे बढ़ती रही और इस दौरान पाकिस्तान नासा से भी मदद हासिल करता रहा। और इसी सब के चलते पाकिस्तान ने 1962 से लेकर 1972 तक तकरीबन 200 से ज्यादा रॉकेट स्पेस में भेजे। इसी दौरान दूसरी तरफ इंडिया में विक्रम साराभाई जवाहरलाल नेहरू को स्पेस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस बताते हैं। और फिर इसी के चलते स्पार्को के क़याम के तकरीबन 1 साल बाद 23 फरवरी 1962 को इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च या फिर इनकॉस्पर को कायम किया जाता है। प्रॉपर बजट न होने की वजह से इनकॉस्पर के शुरू के हालात बहुत बुरे थे और यही वजह है कि आपको आज कुछ तस्वीर में रॉकेट्स के पार्ट्स साइकिल वगैरह पर ले जाते नजर आते होंगे। जिस तरह स्पार्को को नासा और अमेरिका सपोर्ट कर रहे थे, इसी तरह इनकॉस्पर को सोवियत यूनियन ने सपोर्ट किया और अमेरिका भी अपने फवाइद के हसूल के लिए इनकॉस्पर को मदद देता रहा। और फिर 15 अगस्त 1969 में इनकॉस्पर को साइड पर करते हुए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसरो को कायम किया जाता है। इसरो को शुरू में सोवियत यूनियन की तरफ से मदद हासिल होती है और फिर इसरो इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को सोवियत यूनियन की स्पेस एजेंसी इंटरकॉस्मोस की मदद से 1975 में स्पेस में लॉन्च करता है। मगर इसके बाद इसरो अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है और फिर 1980s की दिहाई में इसरो इंडिया की अपनी जाती पहली सैटेलाइट को लॉन्च कर देता है। और फिर इसके बाद इसरो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता और एक के बाद एक मिशन लॉन्च करता चला जाता है। A poky old camel lumbers through the heart of a modern city, Karachi. This is the contrasting picture of a growing new country, Pakistan. 1960s की दिहाई पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा तरक्की का वक्त गुजरा है और इसी दौरानिया में पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को ने भी सबसे ज्यादा तरक्की हासिल की। मगर इसके बाद जैसे पूरे मुल्क में तबाही होती चली गई, इसी तरह पाकिस्तान के स्पेस प्रोजेक्ट्स भी तबाह होते चले गए। 1970 के बाद पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को का डाउनफॉल शुरू हो गया। वो मुल्क जो स्पेस में कदम रखने वाला साउथ एशिया का सबसे पहला मुल्क था, वो मुल्क जिसके पास दुनिया का तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड मौजूद था, वो मुल्क जिसने तकरीबन 9 सालों में 200 से ज्यादा रॉकेट स्पेस में लॉन्च किए थे, उसका ये हाल हो गया है कि वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी चाइना पर डिपेंडेंट है और चाइना की बनाई हुई सैटेलाइट्स अपने मुल्क की जीपीएस नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करने पर मजबूर है। आखिर इसके साथ ऐसा हुआ क्या? आखिर इसका डाउनफॉल शुरू कैसे हुआ? दरअसल इसके डाउनफॉल की कोई एक बड़ी रीजन नहीं है। इसके डाउनफॉल में बहुत सी चीजों ने अपना किरदार अदा किया। जैसा कि 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो स्पार्को की एडमिनिस्ट्रेशन साइंटिस्ट की बजाय फौज के हवाले कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी फंडिंग पर बहुत असर पड़ता है। और फिर 1965 और 1971 की जंगों की वजह से मुल्क का ध्यान स्पेस से हटकर वेपन्स और डिफेंस सिस्टम की तरफ चला जाता है। और फिर इन जंगों के खत्म होने के बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम को प्रायोरिटाइज किया जाता है और मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाने की तैयारी शुरू की जाती है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट स्पेस की तरफ से तवज्जो हटाकर न्यूक्लियर बॉम्ब की प्रिपरेशन में मसरूफ हो जाते हैं और जो बजट स्पेस के लिए इस्तेमाल होना था, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन न्यूक्लियर वेपन की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने लगता है। और इस डाउनफॉल की एक सबसे बड़ी मेन रीजन स्पार्को का ईयरली बजट है। स्पार्को का ईयरली बजट तकरीबन $36 मिलियन है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम इसरो का बजट देखें तो वो तकरीबन $1.6 बिलियन है, जो कि तकरीबन स्पार्को के बजट से 44 टाइम्स ज्यादा है। स्पार्को के डाउनफॉल की एक और बहुत बड़ी रीजन
हमारा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है। दरअसल डॉक्टर अब्दुल सलाम मजहबी तौर पर कादियानी थे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 से पहले कादियानियों को ऑफिशियली नॉन मुस्लिम डिक्लेयर नहीं किया गया था, मगर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कादियानियों को ऑफिशियली नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके बाद कादियानियों को पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद में मारा जाने लगा। उनकी इबादत गाहों को जला दिया जाता, उनके घरों में घुसकर उनको कत्ल कर दिया जाता, और फिर यही वजह थी कि डॉक्टर अब्दुल सलाम अवाम के प्रेशर में आकर पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए। मगर सवाल तो ये उठता है कि पाकिस्तान की तारीख में डॉक्टर अब्दुल सलाम के बाद कोई भी ऐसा दिमाग जन्म न ले सका जो कि पाकिस्तान को इस कदर बुलंदियों पर पहुंचा दे, और इसके लिए भी हम रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और एजुकेशन सिस्टम के अलावा किसी और को नहीं कोस सकते। हमारे मुल्क में आज भी ऐसी मजहबी पर्सनैलिटीज बैठी हैं जो साइंस पढ़ने को कुफर समझती हैं, और अगर उनसे क्वेश्चनिंग की जाए तो वो इनके जवाबात किसी एक्सपेरिमेंट या किसी थ्योरी के थ्रू देने की बजाय क्वेश्चन करने वाले को भी चुप करवा देते हैं। जिनके नज़दीक नेचर और खुदा की तख्लीक के बारे में सवाल करना कुफ्र है, और जिनके मुताबिक खुदा की तख्लीक और मखलूक के बारे में जानना हमें इस्लाम से दूर कर सकता है। और यही वजह है कि जिन दिमागों ने मुल्क को सर्व करना था वो इन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। और दूसरी तरफ इसरो की कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से दूरी है। इसे एक साइंटिफिक इदारा समझा जाता है और इसे किसी की भी मलकियत बनने नहीं दिया जाता, और फिर यही वजह है कि इसरो आज चंद्रयान जैसे मिशन सक्सेसफुली पास कर रहा है और आदित्य L1 जैसे मिशन अनकरीब पास करने वाला है। इसरो का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट नजर आता है, जबकि स्पार्को उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म नहीं होती, जब तक ऐसे इदारों से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं ख़त्म होती, जब तक मुल्क में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ख़त्म नहीं होता, जब तक हमारे लोगों को ये शऊर नहीं आता कि खुदा की तख्लीक और मखलूक को करीब से जानना हमें खुदा से करीब करता है, ना कि उससे दूर। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।